बिल्कुल। तो देखिए डिस्कशन हम अब बस कुछ ही क्षणों में शुरू करने जा रहे हैं। जो खास मेहमान मंच पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मैं उनका परिचय अब आपसे एक एक करके करा देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे साथ मंच पर जुड़ने वाले हैं जेपी रिटायर्ड मेजर जनरल समीर सब्रवाल जी। सर आप प्लीज मंच पर आए, बहुत स्वागत करता है आपका जी मीडिया। देखिए सेना में हाई लेवल से लेकर कई सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उन चैलेंजेस को लेकर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं समीर जी से। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान मंच पर हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल जी, सर आप प्लीज मंच पर आए, जी मीडिया आपका स्वागत करता है। और साथ ही मंच पर हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे रिटायर्ड कर्नल RS छेत्री जी, सर आप प्लीज मंच पर आए, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को। सर आप प्लीज एक बार मंच पर आए। और सबसे पहले जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इन सभी का स्वागत करेंगे रमेश चंद्रा सर। और उसके बाद जो सवाल आपके मन में है, क्योंकि ये जेपी हम कह रहे हैं सैनिकों की धरती है, और जब पूर्व सैन्य अफसर हमारे साथ मंच पर जुड़ने वाले हैं तो आप जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आगे चलकर इसी में भविष्य देख रहे हैं। देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, उत्तराखंड वालों ऐसा मत करिए। कर्नल RS छेत्री जी और कर्नल अजय कोठियाल जी, ये तीन खास मेहमान हमारे अब पैनल में रहेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया रमेश सर आपका। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खास पैनल के साथ, डिस्कशन करते हैं। और अब इस सेशन को मेरे साथ मेरे सहयोगी जेपी आगे बढ़ाएंगे। जेपी ओवर टू यू। शुक्रिया। तो देखिए हम खास चर्चा अपनी शुरू कर रहे हैं, है नमन उनको एक शाम शहीदों के नाम। और देखिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं और अपने मेहमानों का हमने परिचय करा दिया। और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत सब्रवाल जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि ये वीर भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है। और देखिए उत्तराखंड का जवान चाहता है कि वो सीमा पर सरहद की रक्षा करे। आपको लगता है कि आपके वक्त से लेकर और अब के वक्त तक कुछ बदलाव आया है, या आप मानते हैं कि उत्तराखंड के जवानों में वही जोश है, वही जज्बा है सेना के प्रति? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे हिसाब से जब हम थे जोश था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा जोश है। और ये मुझे बड़े फक्र होता है कि आज का जो नौजवान है वो फौज में आने के लिए जिस तरह से उकसर है। मुझे बीच में लगता था कि शायद इसमें कोई कमी आई होगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब मैं देखता हूँ चारों तरफ जहाँ भी जाते हैं कि वहाँ पे हर आदमी कहता है कि ये नौजवान कहता है कि मैं कैसे फौज में भर्ती हो सकूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ के मैं भी देश के आगे लिए कुछ ना कुछ सेवा करूँ। तो मेरे हिसाब से आज जज्बा बल्कि 2 इंच ज़्यादा है, आधा इंच कम नहीं है। बिल्कुल सर। RS छेत्री सर आपसे मेरा सवाल है, पिछले 8 से 10 सालों का मैं जिक्र करूं तो कितने चेंजेस आपने फील किए हैं मॉडर्नाइजेशन को लेकर? सेना कितनी मजबूत हुई है पिछले 8 से 10 सालों में? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की डेट में मैं जो सोचता हूँ कि सबसे बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि हमारे जो सरकार कर रही है। पहले क्या था कि रोड्स हमारे बॉर्डर तक नहीं जाते थे, और अगर कहीं भी कोई लड़ाई जीतनी है, उस लड़ाई को जीतने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, मतलब वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों को एक टाइम में पहुँचा सकें। उस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हमारे ज़्यादा फौजी जाएँ, और उसको जो है जो आज की गवर्नमेंट है बहुत बखूबी से उसको कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आप देखें, रोड जो बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरफील्ड्स बन रहे हैं, और ये सारी चीज़ों में हमारा जो जोर है वो है कि एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, जहाँ पर डिसीजन लेना है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फौजों को हम कंसंट्रेट कर सकें। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा जो इस बार RDC हुआ, RDC मतलब रिपब्लिक डे परेड आई शुड से, उसमें जो है हमारे को ये बोला गया कि जितने भी चीज़ें होंगी वो स्वदेशी होंगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले हम लोग डिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर, अगर लोग हमें हथियार देंगे उसी से हम आगे करेंगे लड़ाई, और हथियार का अगर हथियार है एम्यूनिशन नहीं है फिर क्या करेंगे। लेकिन आज जो है हमारा देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, वो चीज़ें बना रहा है। अगर आप सोचें कि हमारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसको दूसरी कंट्री लेना चाहती हैं, तो मतलब हमारी कंट्री वहाँ पहुँच गई है जो हमने इमेजिन नहीं किया था। वी वर डिपेंडेंट, नाउ वी आर सप्लायर, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। बिल्कुल।
कर्नल अजय कोठियाल जी हैं और देखिए कीर्ति चक्र आपको मिला, शौर्य चक्र आपको मिला, विशिष्ट सेवा में मेडल आपको मिला, कारगिल युद्ध में आपने हिस्सा लिया और आप एक पर्वतारोही हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं फौज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, एकजुट कर रहे हैं कि उनकी ताकत और उनका हौसला कम ना हो। कर्नल अजय कोठियाल जी, सरकार कहती है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं और आपने देखा अभी बजट भी आया तो रक्षा बजट को फिर और बढ़ा दिया गया। आप मानते हैं कि वाकई में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव धरातल तक पहुंच भी रहा है सैनिकों के पास? देखिए, मैं इसको, आपने कहा बजट की बात, बजट को इस तरीके से बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आज हमारा बजट इस बार जो पास हुआ है उसमें डिफेंस बजट तो बहुत ज़्यादा एक सैंक्शन करा ही गया है, लेकिन इस बार उस डिफेंस बजट का एडवांटेज क्या है? हम विदेश से कोई सामान लेते हैं, वो 100 रुपये का आता है, हम अपने देश में बनाते हैं, वो 10 रुपये का पड़ता है। तो इसका मतलब आज जो बजट पास हुआ है वो खाली वही नहीं है जो कागज़ में दिख रहा है, इसका मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें हम अपने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें साथ में ना और चीज़ें भी आती हैं। हम उत्तराखंडी हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का एक बहुत बढ़िया आटा होता है, उसे बोलते हैं मंडवे का आटा, लेकिन मंडवे के आटे का ना रोटी अगर सीधा खाओ तो उतना स्वाद नहीं आता। जब उसमें 25% गेहूँ मिलाओ तो उसका ना स्वाद 10 गुना हो जाता है। हमारे देश का लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश के मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें जब एक अपनेपन से, एक तरीके से मेटलर्जी बनाई जाती है, तब वो तोप बनती है जो 1000 की जगह 10,000 गोले फायर करती है, फिर भी नहीं फटती। और वो तोप वो होती है जैसे घर में हम उस मंडवे की रोटी अपने किसी गेस्ट को खिलाते हैं तो अंदर जोश आता है। आज ये वो तोपें बन रही हैं, वो मेटलर्जी तैयार हो रही है हमारे पास में, जिससे कि मेक इन इंडिया का सामान बन रहा है। अगर एक तोप बन रही है लेकिन मेटलर्जी का वो लेवल हमारे पास आ गया तो हमारे ना हवाई जहाज भी बहुत अच्छे बनेंगे, हमारे बेनेट भी बहुत अच्छे बनेंगे, हमारे इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये बजट खाली इस पे सीमित नहीं है कि कितना इस बार बहुत ज़्यादा अप्रूव हुआ है, उसके 10 गुना ज़्यादा चीज़ें करने के लिए वो शेर जो दिखाते हैं, मेक इन इंडिया नाम पे जो एक शेर दिखता है, वो शेर आज हम सबके अंदर एक भावना लेकर के आ रहा है कि पाकिस्तान तू तो डूब चुका है, आतंकवाद तेरे को तो आर्टिकल 370 हटा के हमने ख़त्म कर दिया है, चाइना वो ड्रैगन बोलता है ना तू अपने को, अब तेरी बारी है। और मोदी जी उसी की तैयारी हम सबके साथ में करवा रहे हैं और उसी के साथ हमारा जोश भी पैदा होता है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। आज मेरे को 8 साल हो गए प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिए हुए। मेरे को लगता है जिस तरीके से आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से हमारा देश डिफेंस की तरफ देख रहा है, मेरे को ही नहीं, जनरल सबरवाल सर को भी इच्छा होगी दोबारा से हम एक बार इंडियन आर्मी एक सिपाही की तरह ज्वाइन करें, उस फॉरवर्ड में जाकर के लड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। बिल्कुल। समीर सर, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सपना था थिएटर कमांड मिले और ये माना जा रहा है कि इस साल थिएटर कमांड मिल भी सकती है देश को। मैं आपसे सर समझना चाहूँगी कि ये है क्या, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? देखिए, अगर हम एक बड़ा सिंपल परिवार के हिसाब से लें कि अगर एक संयुक्त परिवार है और उसमें अगर 3 बेटे हैं, 3 अगर डिफरेंट दिशा में जाएंगे तो उनके ऊपर हर चीज़ का खर्चा अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन यही परिवार अगर एक साथ एक घर में रहते हैं तो जो खर्चा है वो 1/3 रह जाता है। उसी तरह जब थिएटर कमांड होती है तो जैसे अगर हम एक सिंपल चीज़ जैसे हेलीकॉप्टर ही ले लें, हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट आर्मी की भी है, नेवी की भी है और एयरफोर्स की भी है। लेकिन अब अगर एयरफोर्स लेती है 50 हेलीकॉप्टर, नेवी लेती है 20 हेलीकॉप्टर, आर्मी लेती है 10 हेलीकॉप्टर, तो अगर जब टुकड़े टुकड़े करके हम लेंगे तो चीज़ हमें महंगी पड़ेगी। अगर आप भी जब एक परचून की दुकान में भी जाते हो, जब आप कहते हो मुझे 500 किलो आटा चाहिए तो आपको रेट कम कर देता है। उसी तरह से जब हम एक बड़े लेमैन तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एक सिंपल चीज़ जो हथियार भी खरीदना है, अगर हम तीनों सर्विसेज का जॉइंट करके करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट उसमें कम आ जाती है और उसमें हमारी कोई वेस्टेज नहीं होती। तो थिएटर कमांड जब हम देखते हैं, ये तो एक बड़ा लो लेवल का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अल्टीमेटली जैसे कि पहले भी बोला कि भाई पॉइंट ऑफ डिसीजन पे हमारा मैक्सिमम रिसोर्स आना चाहिए। जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ बैठ के एक जगह पे सोच रहे हैं तो हम अपनी रिसोर्सेज को जब ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे तो लाजमी बात है कि दुश्मन जो है, जहां उसको पहले हमें हैंडल करने के लिए अगर हमें 10 लाख खर्च करने पड़ते तो वो अब हमारा 2 या 3 लाख में काम हो सकता है। इसलिए थिएटराइजेशन ऑफ कमांड जो है बहुत एसेंशियल है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और ये जो बिपिन रावत जी का सपना है, मुझे पता है आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। धन्यवाद।